नमस्कार मित्रों, सिंपली सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार भवेश चंद्र। सिंपली सियासत में आज बात करेंगे मायावती की और बीएसपी की पॉलिटिक्स की। बीएसपी की लीडर मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 3 जून 1996 को पहली बार वो मुख्यमंत्री बनी थी और तब से बीच बीच में वो 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। लेकिन आज उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा में मात्र 1 सीट मिली हुई है और एक बार फिर मायावती के सामने ये बड़ा सवाल है कि आने वाले चुनावों में 2024 के चुनाव में, उसके बाद विधानसभा के चुनाव में क्या ये पार्टी सरवाइव कर पाएगी उत्तर प्रदेश में। ये एक बड़ा सवाल आज पूछा जाता है कि मायावती का मुस्लिम वोट बैंक बिल्कुल उनके प्रति निराश हो चुका है। क्या मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर मायावती के साथ आ सकेगा? काशीराम की राजनीति ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बैकवर्ड्स को मायावती के या बसपा की झोली में जिस तरह से इकट्ठा किया था, क्या पिछड़े वर्ग का समर्थन मायावती को मिल पाएगा, बसपा को मिल पाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में अभी भी चर्चा होती रहती है। अगर देखा जाए तो 2022 के चुनाव में मायावती की पार्टी को लगभग 13% वोट मिले थे। वो तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन बावजूद इसके वो कांग्रेस से 1 सीट कम ला पाई है। कांग्रेस को उससे कम वोट आए हैं, बसपा से कम वोट मिले हैं कांग्रेस को 2022 में, लेकिन बसपा की सीटें घट गई हैं। तो बसपा की इस राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मायावती जो सोशल इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती हैं, उनका सोशल इंजीनियरिंग कहाँ फेल हो रहा है, किस वजह से जो उनका वोट बैंक रहा है, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, ये सब किस वजह से बिदक गए उनके साथ, और क्या वापस ये वोट बैंक उनके साथ आकर जुड़ सकता है? ये सही है कि मायावती पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर हैं। 2012 में उनकी सत्ता चली गई थी। 2012 के चुनाव में उनकी भारी पराजय हुई थी और समाजवादी पार्टी ने उनसे सत्ता छीन ली थी। उसके बाद से मायावती लगातार सत्ता से बाहर हैं और 2022 आते आते उनके सामने उनकी पार्टी के अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि उनकी पार्टी के पास लोकसभा में 10 सांसद हैं। बसपा की नई राजनीति को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि मायावती पिछले 10 सालों में उन्होंने किस तरह के प्रयोग किए हैं। उन्होंने सामाजिक समीकरण बिठाकर प्रदेश में शासन तो किया। 2007 में जब वो सत्ता में आई थी तो उन्होंने एक नया प्रयोग किया था। उन्होंने सर्व समाज को, यानी कि दलित और मुस्लिम के अलावा उन्होंने ब्राह्मण समाज को भी साधने की कोशिश की थी, जिसको उन्होंने सर्व समाज का नाम दिया था। सर्व समाज के साथ पार्टी ने एक नई भूमिका बनाई थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद से उनकी ये भूमिका बिखर गई है। अब ये समझना होगा कि मायावती किस तरह के दांव चल रही हैं और किस तरह के सामाजिक समीकरण बैठाने की कोशिश कर रही हैं। और ये साफ है कि मायावती इन कोशिशों में लगातार जुटी हुई हैं और वो लगातार प्रयोग कर रही हैं। पिछले 4 सालों में उन्होंने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को 4 बार बदला है। अभी अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश में विश्वनाथ पाल को नया अध्यक्ष चुना है और इसके साथ वो उम्मीद कर रही हैं कि पिछड़ी जाति का, अति पिछड़ी जाति का जो एक उनके साथ समर्थन रहा है, वो समर्थन उनके साथ वापस आ जाए। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने लगातार इस तरह के इतने प्रयोग किए हैं जिसकी वजह से लगभग कई जातियों में या उनके जो खास रहे हैं, उनके जो वोटर वर्ग रहा है, वो एक तरह से निराशा में चला गया है। उनके साथ मुस्लिम वोटर जुड़ा हुआ था, लेकिन मुस्लिम वोटर भी आज उनके साथ उस तरह से बिल्कुल खड़ा नहीं है जिस तरह से कभी पहले उनके साथ हुआ करता था। तो उन्होंने किस तरह से इस जनाधार को खोया है, उसको अगर समझने की कोशिश करें तो हम समझेंगे कि किस तरह से मायावती ने किस तरह के प्रयोग किए हैं, जिसकी वजह से उनके जो खास वोटर वर्ग थे उसमें एक गलत संदेश गया है। सबसे ज़्यादा गलत संदेश गया उनके मुस्लिम वोटर में, जो कभी मायावती का बहुत बड़ा आधार हुआ करता था।
मायावती ने दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण समाज को मिलाकर 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसको समझना अगर चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने सामाजिक संतुलन बैठाने की कोशिश तो की, लेकिन इसकी वजह से उनके जो दूसरे वोटर वर्ग थे उसमें नाराज़गी बनी। मायावती ने विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पिछड़े वर्ग को, अति पिछड़े वर्ग समुदाय को एक संदेश देने की कोशिश की है कि वो अपने जड़ों की ओर लौट रही है। एक बार फिर से मायावती दलित, अति पिछड़े वर्ग और मुस्लिम के कॉम्बिनेशन को साध कर प्रदेश में एक बार फिर सत्ता की तरफ बढ़ने की कोशिश में दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि मायावती ने पिछले 4 सालों में किस तरह के प्रयोग किए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो उन्होंने सबसे बड़ी जो उनकी भूल मानी जा रही है वो ये कि पिछले 4 साल में उन्होंने 4 बार बदलाव किए हैं, प्रदेश अध्यक्ष को बदला है। अलग अलग जातियों के लोगों को, अलग अलग समुदाय के लोगों को उन्होंने प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी है। उन्होंने अभी जो उन्होंने अध्यक्ष नियुक्त किया है विश्वनाथ पाल, इससे पहले विश्वनाथ पाल से पहले उन्होंने भीमराव राजभर को, यानी पिछड़े समाज से एक नेता को उन्होंने प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी थी। नवंबर 2020 को भीमराव राजभर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे थे और माना यह जा रहा था कि वो लगभग भीमराव राजभर एक उस समाज में संदेश था कि मायावती अपने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक पिछड़े समुदाय को साथ में लेकर चल रही हैं। 2018 में उन्होंने पिछड़े समुदाय से आने वाले RS कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी, लेकिन मायावती अपने इस फैसले पर लंबे समय तक टिकी नहीं रह पाई। 1 साल बाद ही अगस्त के महीने में 2019 में उन्होंने मुनकाद अली को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उन्हें लगा, मायावती को ये लगने लगा कि मुस्लिम समुदाय का समर्थन उसे एक बार फिर मिल जाएगा और इससे उनकी प्रदेश में स्थिति वापस आ सकेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो नवंबर 2020 को मायावती ने भीमराव राजभर को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी और अब 2022 में मायावती ने ये बदलाव किया है। तो जिस तरह से मायावती लगातार अपने फैसले बदलती रहीं, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नए नए चेहरे लाती रहीं और इसकी वजह से पार्टी की स्थिति जो है प्रदेश में कभी मजबूत नहीं हो पाई। मायावती के इन प्रयोगों ने प्रदेश में लगभग सभी जातियों में एक निराशा पैदा कर दी कि वो शायद अपने फैसले पर टिकी नहीं रह पा रही हैं और मुस्लिम समुदाय भी उनसे थोड़ा कन्नी काटने लगा। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसी दरमियान मायावती ने, चूँकि 2019 के चुनावों में मायावती को लग रहा था कि उनकी स्थिति कमज़ोर हो रही है, 17 के चुनाव में जैसा मैंने बताया कि उनकी करारी हार की वजह से वो प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी, और तब जब अखिलेश यादव का प्रस्ताव उनके सामने आया संसद का चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने हामी भर दी और 2019 के चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बसपा ने चुनाव लड़ा और इसका उसको सकारात्मक नतीजा भी मिला। बसपा को 10 सीटें आई जबकि समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटें आई थी। मायावती को गठबंधन का फायदा हुआ, बावजूद इसके मायावती ने ये गठबंधन कुछ ही महीनों बाद तोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि मायावती ने इसके बाद ऐसा क्या किया जिसकी वजह से 2022 के चुनाव में उसको मुस्लिम वोटों का सहारा नहीं मिल पाया। इसकी कहानी अलग है और इस कहानी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि 2019 के चुनावों के बाद मायावती ने किस तरह के बदलाव किए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मायावती ने संसद में भी कुछ प्रयोग किए। लोकसभा में चूंकि उनके 10 सांसद थे, इस लिहाज से उन्होंने 10 सांसदों के आधार पर जातीय समीकरण फिट करने के लिए उन्होंने शुरू में जो प्रयोग बनाया, उन्होंने सबसे पहले तो दलित सांसद गिरीश चंद्र को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया। उसके बाद उन्होंने श्याम सिंह यादव यानी यादव समुदाय से उन्होंने पहली बार किसी को डिप्टी लीडर बनाया लोकसभा में, और दानिश अली जो मुस्लिम समुदाय से आते थे उनको उन्होंने चीफ व्हिप यानी मुख्य सचेतक के तौर पर जगह दी लोकसभा में। ये उनका शुरुआती स्टार्टिंग जो है उन्होंने ये सिस्टम बनाया था ताकि वो दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग में समान रूप से उनका एक मैसेज जाए और उनके साथ वो जुड़ा रहे।
लेकिन यहाँ भी मायावती से लगातार चूक हुई, वो अपने फैसले बदलती रहीं। जैसे ही उन्होंने प्रदेश में मुनकाद अली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने वहाँ से दानिश अली को हटा दिया। और तब उन्होंने दानिश अली को हटाने के बाद क्या किया मायावती ने, उन्होंने वहाँ पर श्याम सिंह यादव को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। और इस फैसले पर भी वो लंबे समय तक टिकी नहीं रहीं। इसके बाद उन्होंने फिर परिवर्तन कर दिया और रितेश पांडे को, जो ब्राह्मण समुदाय से आते थे, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। तो इस तरह से मायावती ने लगातार संसद में भी अपने जो प्रयोग किए, उसकी वजह से अलग अलग समाज में एक अलग तरह का संदेश चला गया है और इसका उनको भारी नुकसान हुआ 2022 के चुनावों में। अब ये समझना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मायावती के साथ जो मुस्लिम तबका जुड़ा हुआ था, मुस्लिम वोटर जुड़ा हुआ था, वो उनसे कैसे बिदका। मायावती ने जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के साथ प्रयोग किया, ये प्रयोग शुरू होता है 2007 से। 2007 में जब मायावती ने बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, तब उन्होंने 61 कैंडिडेट उतारे थे। 2007 के चुनाव में मायावती यानी बसपा के 61 कैंडिडेट उतारे गए थे, जिसमें 29 चुनाव जीत गए थे। और इसके बाद एक संदेश ये गया था कि मुस्लिम समुदाय मायावती के साथ भारी रूप में जुड़ा हुआ है, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटरों का सहारा बसपा को है। लेकिन 2012 में जब अखिलेश यादव मायावती के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन तैयार करके उन्होंने समाजवादी पार्टी क्रांति रथ यात्रा की, उसके बाद उन्होंने साइकिल चलाया और प्रदेश में एक युवा नेतृत्व देने का एक मुहिम चलाया, और जिसकी वजह से उनके साथ जुड़ते लोग चले गए। और 2012 के चुनाव में जब मायावती को लगा कि वो मुस्लिम उनका एक मूल आधार है, और तब उन्होंने 84 कैंडिडेट उतारे थे मायावती ने मुसलमान, लेकिन उसमें से उनको बड़ा झटका लगा। उसी समय उनके सिर्फ 15 कैंडिडेट जीतकर सत्ता में वापस आए। तो इस तरह से देखा जाए तो 2012 से ही मुसलमान वोटों का नुकसान बसपा को होने लगा था। 17 में ये नुकसान और बड़ा हो गया, क्योंकि तब 17 के चुनावों में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सीट शेयरिंग किया था, और ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मिल जाने से मुस्लिम वर्ग का झुकाव उनके प्रति हो जाएगा, और इस धारणा को समाप्त करने के लिए या इस धारणा को कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की संभावनाओं को ख़त्म करने के लिए मायावती ने 100 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे। और ये देखिए कि किस तरीके से चुनाव में कई बार कुछ फैसले बिल्कुल उलट फैसला दे देता है, और 100 जो कैंडिडेट मायावती ने उतारे थे, उसमें से मात्र 5 कैंडिडेट मायावती के जीत कर आए थे, यानी बसपा के जीत के आए थे। और ये आप समझ सकते हैं कि 2012 से जिस तरह से मुस्लिम समुदाय का समर्थन बसपा के प्रति ढलान पर था, वो आगे चलकर 2022 के चुनाव में और मल्टीप्लाई हो गया। और 2022 के चुनाव की स्थिति हम सब जानते हैं कि मायावती की स्थिति ये हो गई कि उसे अपने समुदाय का वोट तो मिला, कहा जाता है कि जाटुओं का वोट तो मिला, लेकिन मुस्लिम समुदाय का उस तरह से समर्थन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आज मायावती यानी बसपा की उत्तर प्रदेश विधानसभा में मात्र 1 सीट आई है। उनके वोट प्रतिशत जरूर 13% पर हैं, और कांग्रेस का वोट प्रतिशत काफ़ी कम है, लेकिन उसकी 2 सीटें आई हैं। तो इस वक्त जो स्थिति है बसपा की, वो ये है कि करो या मरो, यानी आने वाले चुनाव में जो 2022 के चुनाव होंगे, उस चुनाव में कैसे मुकाबला करें मायावती भारतीय जनता पार्टी से, और किस तरह से उनका समाजवादी पार्टी के साथ मुकाबला होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन मायावती लगातार प्रयोग कर रही हैं, और इनकी प्रयोगों की वजह से, इनके नए सामाजिक समीकरण की वजह से अभी तक स्थिति ये है कि किसी भी वर्ग का भरोसा उस तरीके से उनके साथ जुड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि मायावती के बारे में ये धारणा और एक बन गई है कि वह मूल रूप से भाजपा को भीतर समर्थन कर रही हैं, और ये मायावती के खिलाफ में एक जा रहा है। क्योंकि मायावती ने इस दरमियान कई मौके पर उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जिसकी वजह से उनको लेकर, भाजपा को लेकर एक नरमी दिखाई देती है, और यही मायावती के लिए, बसपा के लिए एक बुरी हार की वजह बन रही है। बसपा के लिए एक बहुत बड़ी
पराजय का कारण बन रहा है। अब देखना यह है कि 2024 के चुनाव से पहले मायावती जो सामाजिक समीकरण बिठाने की कोशिश कर रही हैं और इसके अलावा जो प्रदेश के जो मूल मुद्दे हैं, जिस तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं, अपराध का मामला हो या दलितों के उत्पीड़न का मामला हो या महंगाई का मामला हो, वो क्या रुख अख्तियार करती हैं, कितना तीखा रहती हैं वो सत्ता के प्रति, इससे उनके बारे में एक धारणा बनेगी। और आने वाले समय में मायावती की पॉलिटिक्स पर इसलिए भी नज़र रहेगी क्योंकि मायावती एक बार हीरो से जीरो की स्थिति में आ गई हैं। जो पार्टी कभी प्रदेश में 4 बार सरकार बना चुकी है, 1 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है, ऐसे में वो मायावती और उनकी पार्टी बसपा इस वक्त संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। सामाजिक समीकरणों में लगातार बदलाव के बाद अपनी ज़मीनी ताकत पाने की कोशिश कर रही है। देखना ये होगा कि ये कैसे सामाजिक ज़मीन पर मायावती कैसे कोई करिश्मा दिखा पाती हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।